नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। देखिए, हिंदी व्याकरण एवं उसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा एवं व्याकरण एवं उसका सामान्य परिचय आज हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर छोटी सी जानकारी करेंगे, इसके बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। तो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना है। पूर्ण ध्यान और पूर्ण मनोयोग लगाओगे, समझोगे तो सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो कुछ बातें आपको ध्यान से समझनी है। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। अभी तो हम इसका क्या करेंगे? सामान्य परिचय करेंगे कि भाषा क्या है, हिंदी क्या है, व्याकरण क्या है, इन सब के ऊपर परिचर्चा करेंगे। सामान्य परिचय, तो समझिए इसको, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। ये हिंदी क्या है, भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, इन सब में क्या होता है, ये कहाँ से आए, कैसे आए, क्या इसका काल था, क्या इसका क्रम था, ये सारी बातें बहुत विस्तार से करेंगे और हर चीज को बहुत ही ध्यान से और विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे हिंदी पर। क्रम से चलेंगे, तो क्रम से चलेंगे तो सबसे पहले यहां क्या आ रहा है? हिंदी। तो ये हिंदी शब्द कहां से आया, कैसे आया, क्या इसका कालक्रम था, यहां तक कैसे पहुंचा, ये हर बात को हम ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, जो हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द कहां से आया? भारत में जो सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है वो मानी जाती है सिंधु। भारत में जो सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? सिंधु। और जो ये सिंधु नदी थी, ये ईरान के पास में बहती थी, ईरान के पास में बहती थी। और ईरानी लोग इस सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंदू नदी। ईरानी लोग इस सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंदू नदी। अब ये हिंदू नदी क्यों कहते थे? क्योंकि वो सै को क्या बोलते थे? है। सै को वो क्या बोलते थे? है। तय और तय की जगह क्या प्रयोग करते थे? तय। दय और दय की जगह पे क्या प्रयोग करते थे? दय। और पै और पै की जगह पे क्या प्रयोग करते थे? पै। पै अथवा पै के स्थान पर वो क्या प्रयोग करते थे? फै। तो जो ईरानी लोग थे वो सै को तो बोलते थे है और इस दै को बोलते थे दय। तो इस सिंधु से क्या बना? हिंदू। सै के स्थान पर क्या प्रयोग किया? है। और इस दै के स्थान पर क्या प्रयोग किया? दय। तो वो सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंदू नदी। सिंधु नदी के पूर्व का जो भाग था, सिंधु नदी के पूर्व का और पश्चिम का दो भाग होंगे। सिंधु नदी बह रही है तो एक तो भाग इधर होगा, एक भाग इधर होगा, एक भाग पूर्व का होगा, एक भाग पश्चिम का होगा। तो जो ईरानी लोग थे वो सिंधु नदी के पश्चिमी भाग को, वो पूरब में रहते थे और सिंधु नदी का जो पश्चिमी भाग था वो कहां था? भारत में। तो भारतीय लोगों को आर्य कहा जाता था, आर्य निवासी, आर्य देश के वासी। तो जो पश्चिमी भाग था, ईरान, जो ईरान के लोग थे, सिंधु नदी के जो पश्चिम में रहने वाले लोग थे, उस पश्चिम में रहने वाले भारतीयों को क्या कहते थे? नदी तो कहलाई सिंधु, और उसके सिंधु नदी के पश्चिम भाग में जो निवासी भारतीय लोग थे उनको कहते थे हिंदू। क्या कहते थे? हिंदू। तो सिंधु तो नदी थी, हिंदू वहां के लोग थे और वहां की
जो भाषा थी, वहां की जो भाषा थी वो कौन सी थी? हिंदी। अब हिंदी भी कहते थे, हिंदवी से रूढ़ होके बना हिंदी। और सिंधु नदी के जो पास का स्थान था, सिंधु नदी के पास का जो स्थान था उसे क्या कहा जाता था? सिंधु धन स्थान मिला के लिखा तो क्या बना? हिंदुस्तान। तो सिंधु नदी के पास का स्थान क्या कहलाया? सिंधु नदी के पश्चिम का जो भाग था वो क्या कहलाया? हिंदुस्तान। तो जो ये हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द किसकी देन है? ईरानियों की। ईरान में कौन रहते थे? पारसी रहते थे। और पारसी लोग सैको है बोलते थे, तय तय की जगह तय, दय दय की जगह दय और पै पै की जगह पर पै का प्रयोग करते थे। इस प्रकार तो सिंधु से तो बना हिंदू, हिंदू तो नदी हुई, वहां के निवासी कहलाए हिंदू और उसकी भाषा कहलाई हिंदी। और सिंधु नदी के पश्चिम का जो स्थान था वो क्या कहलाया? हिंदुस्तान कहलाया। इस प्रकार हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। इकबाल की कविता में भी है ये, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि ये हिंदी शब्द कहां से आया, कैसे आया, किसने नाम दिया, किस कालक्रम से आया, तो ये सारी बातें करेंगे। तो यहां पर जो विशेष बात हमें ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? हिंदी शब्द फारसी, क्योंकि ईरान में कौन सी भाषा बोली जाती थी? फारसी। और ईरानी लोग फै की जगह क्या प्रयोग करते थे? पै। तो फारसी को क्या कहा जाता है? पारसी। अब ये कौन से देश में बोली जाती है? ईरान में। तो इसी को क्या कहा जाता है? ईरानी। इसी को क्या कहते हैं? ईरानी। तो जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द फारसी, इसी को कह सकते हैं पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ये हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? शब्द की, भाषा की नहीं बात हो रही अभी, हिंदी शब्द की। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फारसी, पारसी या ईरानी भाषा के शब्द से हुई है। तो जो हिंदी शब्द है वो फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है, ईरानी भाषा का शब्द है। सबसे पहली बात तो हमें यह पता लग गया कि ये हिंदी शब्द कहां से आया, कैसे आया, कैसे इसका नाम हिंदी पड़ा। तो ये तो हुई अभी हिंदी शब्द की बात। अब इसके बाद में हमें जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि जो हिंदी शब्द है ये तो पारसी, फारसी या ईरानी भाषा का है, लेकिन हिंदी भाषा कहां से आई, कैसे आई, क्या इसका कालक्रम था, हमें ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो ये हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। तो हमें इसका भी पता होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से समझना, सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी या हमारी मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। तो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है संस्कृत। अब संस्कृत के बाद में आई थी पाली। पाली के बाद में आई प्राकृत। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप कहलाता है अपभ्रंश। कहते हैं ना घाटी में अपभ्रंश पड़ गई, मतलब बिगड़ा हुआ रूप। तो प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाया? अपभ्रंश। अपभ्रंश को ही अवहट्ठ या अवहत्थ भी कहते हैं। अपभ्रंश को ही अवहट्ठ या अवहत्थ भी कहते हैं। और अपभ्रंश का ही एक भाग है सौरसैनी।
अपभ्रंश का ही एक भाग है शौरसेनी, और इस शौरसेनी अपभ्रंश से ही किसका निर्माण हुआ है? हिंदी का। इस शौरसेनी अपभ्रंश से ही किसका निर्माण हुआ है? हिंदी का। तो ये हिंदी भाषा है, वो हिंदी शब्द था। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर होता है फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का। हिंदी शब्द तो हमें पता लग गया, अब हमें हिंदी भाषा की जानकारी लेनी है। तो जो हिंदी भाषा है उसका क्रम तो हो गया ये। अब हमें इसका काल भी पता होना चाहिए, क्योंकि बिना काल के क्रम का कोई महत्व नहीं है और बिना क्रम के काल का कोई महत्व नहीं होता। ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो देखिए, संस्कृत जो है इसको दो भागों में बांटा गया। संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से थे? संस्कृत को दो भागों में बांटा गया। जो दो भाग थे वो कौन कौन से भाग थे? एक तो संस्कृत थी वैदिक संस्कृत। एक तो कौन सी संस्कृत थी? वैदिक संस्कृत। और दूसरी जो संस्कृत थी वो थी लौकिक संस्कृत। एक तो वैदिक संस्कृत थी, दूसरी थी लौकिक संस्कृत, जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए। वेद, ऋचाएं और उपनिषद लिखे गए, वो तो क्या कहलाई? वैदिक संस्कृत। जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए वो तो क्या कहलाई? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत की अपेक्षा थोड़ी कठिन थी, और लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत की अपेक्षा थोड़ी सरल थी। तो लौकिक संस्कृत में क्या लिखे गए? रामायण और महाभारत। महाभारत और रामायण किस में लिखे गए? लौकिक संस्कृत में। महाभारत और रामायण ये किस में लिखे गए? लौकिक संस्कृत में। अब इनका जो समय है, वैदिक संस्कृत की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व से। वैदिक संस्कृत की जो शुरुआत मानी जाती है वो कब से मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से। अब जो हम काल क्रम की बात करेंगे वो काल क्रम की बात होगी अब औसत के रूप में, औसतन बात होगी, क्योंकि फिक्स समय यहां हम प्रयोग नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी भाषा का कोई समय बिल्कुल 100% निश्चित नहीं होता, कुछ वर्ष ऊपर नीचे होती हैं। ऐसे वैदिक संस्कृत का समय जो माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन औसतन जो समय होता है उसमें जो प्रत्येक भाषा में अंतर आता है वो आता है 500 वर्ष का। औसतन जो प्रत्येक भाषा में अंतर आता है वो कितने वर्ष का आता है? 500 वर्ष का। तो वैदिक संस्कृत का जो समय माना जाएगा वो कितना माना जाएगा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व हमेशा घटता है और ईसवी हमेशा बढ़ती है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये किसका माना जाता है? वैदिक संस्कृत का। वैदिक संस्कृत के बाद में आई लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत का जो समय माना जाता है वो कब से माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो किसका समय माना जाता है? लौकिक संस्कृत का। अब मैं यूं कहूं कि संस्कृत का समय है तो संस्कृत का समय माना जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक।
लेकिन बात जब हम भागों में करेंगे तो वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक होगा और लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व होगा। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बाद में आई पाली, और जो पाली का समय माना जाता है वो माना जाता है 500 ईसा पूर्व से। कई जगह 1 ईस्वी लिख देते हैं, कई जगह 0 ईस्वी लिख देते हैं, लेकिन 0 ईस्वी नहीं, शुद्ध होता है 1 ईस्वी। तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का जो समय है वो किसका माना जाता है? पाली का। पाली के बाद में आई प्राकृत, और प्राकृत का समय जो माना जाता है वो माना जाता है 1 ईस्वी से। अब ईस्वी है तो बढ़ जाएंगे आगे 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का जो समय है वो माना जाता है प्राकृत का। प्राकृत के बाद में आई अपभ्रंश। अपभ्रंश का ही एक भाग होता है सौरसेनी, और जो इसका समय माना जाएगा वो माना जाएगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो समय माना जाता है वो किसका माना जाता है? अपभ्रंश का, सौरसेनी अपभ्रंश का। अब इसमें जो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, जो बात ध्यान से समझनी है, वो है हिंदी। और हिंदी का समय जो माना जाएगा वो कब से माना जाएगा? 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। जो वर्तमान समय है वो किसका है? हिंदी का है। वर्तमान समय है वो किसका है? हिंदी का। वर्तमान समय हिंदी का क्यों है? क्या वजह है कि वर्तमान समय हिंदी का है? क्योंकि जिस समय जिस भाषा को ज्यादा बोला जाता है वह समय उस भाषा का माना जाता है। तो क्या आज के समय पर संस्कृत नहीं बोली जाती, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश नहीं बोली जाती? सब बोली जाती है, लेकिन वर्तमान समय हिंदी का ही क्यों है? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। इसलिए वर्तमान समय किसका है? हिंदी का। अब इसमें क्या 1000 ईस्वी आते ही एक साथ हिंदी का प्रयोग होने लग गया क्या? क्या 1000 ईस्वी आते ही एक साथ हिंदी का प्रयोग होने लग गया क्या? तो कुछ वर्ष तो ऐसे रहे होंगे जब संस्कृत के बाद में पाली आई तो कुछ समय संस्कृत और पाली का प्रयोग बराबर हुआ होगा, लेकिन एक समय ऐसा आया संस्कृत का प्रयोग कम, पाली का प्रयोग ज्यादा हो गया। तो जिस समय पाली का प्रयोग ज्यादा हुआ वो समय पाली का हो गया। वैसे ही पाली के बाद जब प्राकृत आई तो पाली का प्रयोग कम होने लग गया, प्राकृत का प्रयोग ज्यादा होने लग गया। वैसे ही प्राकृत के बाद जब अपभ्रंश आई तो प्राकृत का प्रयोग कम और अपभ्रंश का प्रयोग ज्यादा हो गया। उसी प्रकार जब अपभ्रंश के बाद हिंदी आई तो अपभ्रंश का प्रयोग कम और हिंदी का प्रयोग ज्यादा होने लग गया। लेकिन क्या 1000 ईस्वी आते ही एक साथ हिंदी का प्रयोग ज्यादा और अपभ्रंश का प्रयोग एक साथ कम हो गया क्या? कुछ वर्ष तो ऐसा रहा होगा जब अपभ्रंश और हिंदी दोनों का प्रयोग बराबर हुआ, लेकिन एक समय ऐसा आया हिंदी का प्रयोग ज्यादा और अपभ्रंश का प्रयोग कम हो गया। तो जिस समय हिंदी का प्रयोग ज्यादा, अपभ्रंश का प्रयोग कम हुआ, वह हिंदी का एक मानक समय माना जाएगा। तो एक यहां बहुत अच्छी बात कह सकते हैं हम कि हिंदी का मानक समय, या हम जो महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं कि हिंदी का मानक समय या शुद्ध समय जो माना जाता है, हिंदी का मानक समय जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? 1100 ईस्वी। तो हिंदी का जो मानक समय होगा वो क्या होगा? 1100 ईस्वी। क्योंकि 1000 ईस्वी जो हिंदी की शुरुआत थी, लेकिन 1100 ईस्वी इसका चरमोत्कर्ष था, जब हिंदी अपने उत्थान पर थी और अपभ्रंश अपने पतन की ओर जा रही थी। तो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात पूछी जाएगी वो ये है कि हिंदी का मानक समय है, हिंदी का मानक समय है वो क्या होगा?
1100 ईस्वी। ये बात विशेष ध्यान रखनी है, पहली बात। दूसरा, जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब किस में लिखे गए हैं? पाली में। जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए हैं? पाली में। और जितने भी जैन ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब किस में लिखे गए हैं? प्राकृत में। तो बौद्धों की भाषा क्या है? पाली। और जैनों की भाषा क्या है? जैनियों की जो भाषा है वो क्या है? प्राकृत है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हमने काल और क्रम दोनों को व्यवस्थित कर दिया। ये होता है हिंदी भाषा का कालक्रम। तो पहले तो हमने हिंदी शब्द के बारे में जानकारी करी थी, अब हिंदी भाषा के बारे में कि जो हिंदी भाषा है इसका क्रम क्या है, काल क्या है, कैसे कैसे आई, क्या इसका समय था, तो ये हिंदी है। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये काल और क्रम पता होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो हिंदी है, ये हिंदी क्या है? एक भाषा है। अब हम बात करेंगे, हिंदी की बात हो गई, हिंदी शब्द की बात हो गई और हिंदी भाषा की बात हो गई। अब बात करेंगे हिंदी भाषा क्या है। तो भाषा के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो क्या है भाषा, किसे कहते हैं भाषा, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए भाषा जो है क्या है, ये भाषा क्या है, किसे कहते हैं भाषा, कहां से आई, कैसा आई, सब कुछ समझना है। तो देखिए भाषा शब्द की उत्पत्ति, ये जो भाषा शब्द है, इस भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है हमारी मूल भाषा क्या है? संस्कृत। हमारी मूल भाषा भाष धातु से। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की मूल धातु भाष से हुई है। और भाष का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना। भाष का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना। अब मनुष्य क्या प्रकट करता है? मेरे मन में कोई भाव या विचार आ रहा है, मेरे मन में कोई भाव या विचार आ रहा है और मैं इसको क्या करना चाहता हूं? प्रकट करना चाहता हूं। मैं इसको क्या करना चाहता हूं? प्रकट करना चाहता हूं। अब किसके माध्यम से करूंगा? भाषा के माध्यम से। तो भाष शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। मनुष्य क्या प्रकट करता है? भाव या विचार। अब यहां मनुष्य की बात हो रही है, तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? क्या अंतर होता है मनुष्य और पशु में? तो मनुष्य और पशु में जो अंतर होता है वो दो वजह से होता है। दो कारण ऐसे हैं जो मनुष्य को पशु की श्रेणी से अलग करके अलग भाव देते हैं, अलग महत्व रखते हैं। मनुष्य में और पशु में जो अंतर होता है वो एक दो महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। एक तो होता है मनुष्य में सामाजिकता, और दूसरा जो मुख्य अंतर है वो है भाषा। यही दो चीज ऐसी हैं जो मनुष्य को किससे अलग कर देती हैं? पशु से। भाषा और सामाजिकता को छोड़कर कोई तीसरा ऐसा कारण नहीं है जो मनुष्य को पशु से अलग करता हो। बाकी सारे कर्म मनुष्य वही करता है जो पशु करता है, और सारे कर्म पशु वही करता है जो मनुष्य करता है, केवल भाषा और सामाजिकता को छोड़कर। जैसे कई बार जब कोई मनुष्य समाज के नियमों कानूनों को छोड़कर, समाज के कायदे कानूनों से हटकर कोई गलत काम करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? पशु। क्या कहते हैं? अरे ये तो पशु है ना, तो इसको सामाजिक है ही नहीं। जब ये सामाजिक प्राणी नहीं है तो फिर ये पशु की श्रेणी में जाएगा। और जब कोई मनुष्य गलत भाषा का प्रयोग करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं?
पशु, क्योंकि यही दो चीज ऐसी है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है, मनुष्य को पशु की श्रेणी से अलग करती है। तो विशेष ध्यान से समझना, यही एक परिभाषा बनेगी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। परिभाषा यही बन गई, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी परिभाषा निकल के आई, और वो क्या परिभाषा निकल के आई, ध्यान से समझना, ध्यान देना और समझना। भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की, हिंदी शब्द की उत्पत्ति तो फारसी, पारसी या ईरानी भाषा से हुई है, लेकिन भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भास धातु से हुई है। भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। अब मनुष्य क्या प्रकट करता है, भाव या विचार, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों, वह अपने मन के भाव और विचारों को, वह अपने मन के भाव और विचारों को, वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है
वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के माध्यम क्या है, किस माध्यम से करता है, यह भी बात हम आगे करेंगे। तो भाषा के बारे में हमें अच्छे से जानकारी हो गई कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कैसे हुई है, ये सब बातें हमारे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान देना आगे। अब हमें जो समझना है इसके बाद में जो महत्वपूर्ण रूप से क्या समझना है, ध्यान देना। तो ये तो हो गई भाषा की परिभाषा, ये तो भाषा की परिभाषा। अब हमें जो आगे समझना है भाषा के जो माध्यम क्या रहे, भाषा के माध्यम। मूल रूप से भाषा के माध्यम होते हैं दो। भाषा के जो मूल अंग होते हैं वो होते हैं दो, एक तो बोलना, एक होता है लिखना। लेकिन भाषा के जो कुल माध्यम होते हैं या भाषा के जो माध्यम होते हैं वो होते हैं तीन। भाषा के जो मूल अंग माने जाते हैं वो माने जाते हैं दो, लेकिन भाषा के जो माध्यम होते हैं वो होते हैं तीन। और तीन माध्यम कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। भाषा के जो माध्यम होते हैं वो होते हैं तीन। वो तीन माध्यम कौन कौन से होते हैं ये बात भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला माध्यम होता है बोलना, दूसरा माध्यम होता है बोलना लिखना, और तीसरा जो माध्यम होता है वो होता है संकेत। तीसरा जो माध्यम होता है वो होता है संकेत। मैं कोई बात कहना चाह रहा हूं, मैं अपनी भाषा को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो उसका क्या माध्यम होगा? या तो मैं बोलकर कहूंगा, या फिर मैं लिख कर बताऊंगा, या फिर किसी संकेत के माध्यम से बताऊंगा। तो या तो मैं कोई बात, मेरे जो मन में कोई भाव है, मेरे मन में कोई जो विचार आ रहा है, उस विचार को मैं प्रकट करना चाहता हूं। और विचार अभिव्यक्ति के या भाषा के जो माध्यम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो तीन माध्यम होते हैं। या तो मैं बोलकर बताऊंगा, या लिख कर बताऊंगा, या फिर किसी संकेत से। मैंने कोई बात बोली, जैसा मैंने बोला वैसा आपने ग्रहण कर लिया, तो आसान बात है। मैंने कोई चीज लिख दी और वो चीज लिख दी, अगर आपके अर्थ समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत सरल है। अगर आपको उसका अर्थ समझ नहीं आया तो वो कैसी भाषा हो गई आपके लिए? कठिन भाषा हो गई। लेकिन कोई संकेत होगा, वह जरूरी नहीं कि आप हर संकेत के बारे में जानते हो। मैंने कोई संकेत करा और आप उस संकेत को समझ ही नहीं पाए, नहीं समझे, तो आपके लिए वो क्या हो गया? भाषा समझना कठिन हो गया। इस प्रकार भाषा के जो तीन माध्यम होते हैं, विचार अभिव्यक्ति के जो माध्यम होते हैं वो तीन होते हैं। वो तीन रूप में कौन कौन से हैं? बोलना, लिखना और संकेत। अब जो बोलना जो माध्यम है ये कैसा होता है? सरल होता है। ये कैसा माध्यम है? सरल है। जैसा बोला वैसा ही आपने ग्रहण कर लिया, तो जैसा बोला वैसा ही आपने ग्रहण कर लिया, तो ये सरल है क्योंकि प्रत्यक्ष है। लेकिन मैंने लिख दिया, और लिख दिया तो अगर आपको समझ आता है तो आप इसको अच्छे से समझ जाओगे, समझ नहीं आता तो आपके समझ में नहीं आ रहा, तो वो कठिन हो गया। तो ये सरल भी हो सकता है और ये माध्यम कठिन भी हो सकता है। तो सरल और कठिन दोनों हैं। ये कैसा होगा? सरल भी और कठिन भी। लेकिन जो संकेत होता है
यह कठिन होता है। आप हर संकेत को जान सको ये आवश्यक नहीं होता, इसलिए जो संकेत होता है ये कैसा माध्यम होता है? विचार अभिव्यक्ति का कठिन माध्यम होता है। विचार अभिव्यक्ति का कठिन माध्यम होता है। इस प्रकार भाषा के जो माध्यम है वो तीन है, तीनों को तीन भागों में बांट दिया, बोलना, लिखना और संकेत। बोलना जैसा बोला वैसा ग्रहण कर लिया, इसलिए सरलता। संकेत कठिन होते हैं क्योंकि हर संकेत को हर कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। संकेत अलग अलग तरह के होते हैं, संकेत बदलते भी रहते हैं। लेकिन जो लिखना होता है ये सरल भी हो सकता है और कठिन भी। मैंने कोई शब्द लिखा, आपको उसका अर्थ पता है तो आपके लिए बहुत सरल हो गया, लेकिन मैंने कोई शब्द लिखा, आपको उसका अर्थ ही नहीं पता तो वो आपके लिए क्या हो गया? कठिन हो गया। इस प्रकार भाषा के जो माध्यम होते हैं वो तीन होते हैं। लेकिन जब बात की जाए भाषा के कौशलों की, जब बात की जाए भाषा के कौशलों की, तो भाषा के कौशल होते हैं चार। भाषा के जो कौशल होते हैं वो कितने होते हैं? चार होते हैं। जब भाषा के कौशलों की बात की जाती है तो कौशल कितने होते हैं? चार होते हैं। और चार कौन कौन से कौशल होते हैं ये बात भी बहुत ध्यान से समझनी है। कौशल कौन कौन से होते हैं? कुल कौशल कितने होते हैं? चार होते हैं। और चार कौशल कौन कौन से होते हैं ये बात भी ध्यान से समझनी है। तो चार कौशलों में विशेष ध्यान से समझना। सबसे पहला कौन सा होता है? सुनना। दूसरा जो कौशल होता है बोलना। तीसरा जो कौशल होता है वो कौन सा होता है? पढ़ना। और जो चौथा कौशल होता है वो कौन सा कौशल होता है? लिखना। तो भाषा के माध्यम तो होते हैं तीन। हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो माध्यम लेते हैं वो तीन माध्यम होते हैं। तो विचार अभिव्यक्ति के माध्यम कितने हुए? तीन। और विचार अभिव्यक्ति के कौशल कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब इसको हम शॉर्ट रूप में क्या कह देते हैं? सुबोपली। इसको शॉर्ट रूप में क्या कह देते हैं? सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब इसको हम जब अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं तो अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? सुनना को क्या कहते हैं? लिसनिंग, लिसन। बोलना को स्पीच, पढ़ना को रीड और लिखना को राइट। तो इसमें हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या बोल देते हैं? एस। यहां आता है एल। लिसन माने होता है सुनना, तो यहां एल। बोलना में स्पीच मतलब एस। रीड मतलब पढ़ना, आर। और राइट मतलब लिखना, डब्लू। तो एल एस आर डब्लू ये किसको कहा जाता है? इसको भाषा के कौशलों को अंग्रेजी में। अब जब इसकी बात आती है संस्कृत भाषा में तो इसको क्या कहा जाता है? श्रवण, बदन, पठन और लेखन। तो इसको संस्कृत में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? श्रवपले। जो इसको संस्कृत में कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? श्रवपले। संस्कृत में इसको क्या कहेंगे? श्रवपले। तो देखिए ये क्या होगा? श्रवण। ये क्या कहलाएगा? वदन। इसको कहा जाता है पठन।
और इसको कहा जाता है लेखन। श्रवण, वदन, पठन, लेखन। तो इसको मूल रूप से इसको कह देते हैं श्रवपले। इसको क्या कह देते हैं? श्रवपले। तो ये क्या कहलाया? LSRW। एल, इसको जब शॉर्ट में कहेंगे तो क्या कहेंगे? LSRW। तो ये हो गए भाषा के 4 कौशल। भाषा के 4 कौशल कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। शॉर्ट रूप में इसको शुभोपली कह देते हैं। अंग्रेजी में लिसन, स्पीच, रीड और राइट। तो इसको क्या कहेंगे? LSRW। और इसको संस्कृत में कह देते हैं श्रवण, वदन, पठन और लेखन। श्रवपले, श्रवपले। लेकिन एक ऐसी महान लेखिका भी है जो इसके क्रम को बदल देती हैं, मारिया मोंटेसरी, जो इसके क्रम में क्या कर देती हैं? बदलाव कर देती हैं। और वो क्या कहती हैं? सभी जितने भी लेखक हैं वो क्या कहते हैं? सभी विद्वान तो क्या कहते हैं कि जो भाषा के कौशलों का क्रम होता है वो होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन डॉक्टर मारिया मोंटेसरी कहती हैं कि जो भाषा के कौशलों का क्रम होता है वो होता है सुनना, बोलना, लिखना, फिर पढ़ना। विद्यार्थी पहले सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, बोलने के बाद लिखेगा, फिर उसको पढ़ेगा। ये कहती हैं डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। और बाकी सभी विद्वान कहते हैं कि सबसे पहले बच्चा सुनेगा, सुनने के बाद में उसको बोलेगा, बोल के बाद में पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में फिर उसको लिखेगा। ये क्रम होता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है वो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का ध्यान रखना है, जो इस क्रम को बदल देती हैं, अंतिम दोनों को बदल देती हैं। इसलिए डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का क्रम इससे अलग होता है, बाकी सभी विद्वानों का क्रम यही होता है। तो ये हो गए भाषा के माध्यम और भाषा के कौशल। तो माध्यम तो हो गए 3 और इसके कौशल कितने हो गए? 4। तो ये तो हो गई हिंदी और भाषा। भाषा के बारे में जानकारी, भाषा क्या है, कौशल क्या होते हैं, इसके माध्यम क्या होते हैं। अब आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे हिंदी भाषा दिवस। हिंदी भाषा दिवस। अब हिंदी भाषा दिवस क्या होता है, ध्यान से समझना। हिंदी भाषा दिवस क्या है? हिंदी भाषा दिवस तो समझिए, जो हिंदी भाषा दिवस माना जाता है वो माना जाता है 14 सितंबर। हिंदी भाषा दिवस कब माना जाता है? 14 सितंबर। हिंदी भाषा दिवस होता है 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया। प्रथम हिंदी दिवस कब था? 14 सितंबर 1949 को। तो जो हम हिंदी दिवस मनाते हैं वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब इसमें जो हमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, जो विशेष रूप से हमें इसके बारे में ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है ये समझना। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा
संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है। कहीं भी हिंदी के लिए संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। जहां भी हिंदी के लिए प्रयोग किया गया है वो राजभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये बात भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यह भी पता होना चाहिए कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में क्या लिखा हुआ है, 343(1) में क्या कहा गया है, यह भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ये बात समझना है, ध्यान रखना है। तो एक बार समझिए इसको कि क्या कहा गया है इसके बारे में संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में। संविधान, अब इसमें देखिए ध्यान देना और समझना। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343 तक, ठीक है ना, कि 343(1) के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार अनुच्छेद 343(1) के अनुसार अनुच्छेद 343 के भाग 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो देखिए, संघ की जो राजभाषा होगी वो तो होगी हिंदी, और उसकी जो लिपि होगी वो क्या होगी, देवनागरी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप
के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। तो अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। लिपि क्या होगी? देवनागरी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 343(1) में लिखा हुआ है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गई इससे संबंधित। अब इसी में संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की काल अवधि के लिए राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा 15 वर्ष तक। जब तक सभी लोग हिंदी को अच्छे से ना समझ लें, तब तक अंग्रेजी का भी प्रयोग साथ के साथ होता रहेगा। 15 वर्षों तक अंग्रेजी को भी प्रयोग करेंगे सहयोग के रूप में। तो ये बात संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया था। तो इसका हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ये हमें ध्यान रखना है। संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी, उसमें जो भाषाओं को जगह दी गई थी, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं को जगह दी गई थी वो 14 भाषाएं थीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, जिसमें हिंदी को भी स्थान प्राप्त था, जिसमें हिंदी को भी स्थान दिया गया। अब जो 14 भाषाएं थी, वो कौन कौन सी भाषाएं थी जो 8वीं अनुसूची में जगह बना रखी थी, जिनको 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। तो वो जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी, ध्यान से समझना।
सबसे पहले असमिया, असमिया। देखिए सबसे पहले जो इसमें स्थान दिया गया था वो किसको दिया गया था? असमिया को। उसके बाद में उड़िया, उर्दू, कन्नड़, ये वो भाषाएं थी जो सबसे पहले स्थान प्राप्त कर चुकी थी। तो असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़। इसके बाद में कश्मीरी, इसके बाद में कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी। अब इसके बाद में जो थी वो थी बंगला, मराठी, मलयालम। बंगला, बंगला, इसको बांग्ला भी कहा जाता है, बांग्ला, मराठी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, मलयालम, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम। और इसके बाद में थी संस्कृत और हिंदी। इसके बाद में कौन सी थी? संस्कृत और हिंदी। तो जिसमें देखिए विशेष ध्यान से रखना, सबसे पहले असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, उसके बाद में कश्मीरी, गुजराती। अब इसमें एक और है, कौन सी भाषा थी? जो गुजराती, ठीक है ना। तो गुजराती ने भी इसमें आएगा, तो ध्यान से समझना, गुजराती इसमें लिखेंगे। ये हो गया 11वीं मराठी, 10वीं बांग्ला, 9वीं कौन सी थी? पंजाबी। 9वीं कौन सी है? पंजाबी। 8वीं कौन सी है? तेलुगु। 7वीं कौन सी थी? तमिल। और छठी कौन सी है? गुजराती। जो छठी है वो होगी गुजराती। 5वीं है कश्मीरी। 6ठी भाषा थी गुजराती। 7वीं तमिल, 8वीं तेलुगु, 9वीं पंजाबी, 10वीं बांग्ला, 11वीं मराठी, 12वीं मलयालम, 13वीं संस्कृत
और जो 14वीं भाषा ने जगह पाए वो थी हिंदी। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, जिसमें हिंदी को भी स्थान दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूची और 22 भाषाएं हैं। तो यहां पर हमें जो विशेष करके लिखना है, जो हमें विशेष ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है? विशेष वर्तमान समय में संविधान की संविधान की 12वीं अनुसूची में 12वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। अब 22 भाषाएं कौन कौन सी थी, ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में संविधान की 12वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। अब 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, वो चीज आपको ध्यान से समझनी है। तो ध्यान देना, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 21वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन इक्कीसवें संविधान संशोधन द्वारा 1967 के द्वारा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 4 भाषाएं, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी, ठीक है ना। अब 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी को, के द्वारा सिंधी। इक्कीसवें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन 1992 और 72, ध्यान से समझना इसको। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, तो ये तो 15वीं हो गई। 15वीं भाषा सिंधी। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो भाषा जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी।
नेपाली 1992 के द्वारा। बानवे के द्वारा 16वीं भाषा नेपाली, 17वीं भाषा कोंकणी, 92 के द्वारा 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को, कोंकणी 18वीं भाषा कौन सी थी? मणिपुरी। 18वीं भाषा कौन सी थी? मणिपुरी को। मणिपुरी को जोड़ा गया। अब इसके बाद में 71वें संविधान संशोधन के बाद 92वें संविधान संशोधन दिसंबर 2003 द्वारा 92वें संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बानवेवें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। तो डोगरी, संथाली, बानवेवें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो। डोगरी, मैथिली, संथाली, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। बाईस हो गई। तो डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो भाषाओं को 8वीं सूची में सम्मिलित किया गया। बोडो को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। सम्मिलित किया गया। वर्तमान समय में संविधान की 12वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। अब 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली
और बोडो को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। लेकिन वर्तमान समय में संविधान की 12वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। तो इसको चाहो तो यहां से हटाकर आप वर्तमान समय के अनुसार लिखना चाहें तो इसके बाद में कहां लिख सकते हैं, इसको यहां लिखा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखना, यहां एक विशेष करके लिख सकते हैं, विशेष, और विशेष करके लिखेंगे वर्तमान समय में 12 अनुसूची, वर्तमान समय में 12 अनुसूची वर्तमान समय में 12 अनुसूची वर्तमान समय में संविधान में 12 अनुसूची और 12 अनुसूची और 22 भाषाओं को वर्तमान समय में संविधान में 12 अनुसूची और 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। तो विशेष ध्यान रखना है, जो 8वीं अनुसूची में जो मूल भाषा थी वो प्रारंभ में कितनी थी, 14। उसके बाद में 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा डोगरी, मैथिली, सथाली और बोडो को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो ये बातें हमें पता होना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही आवश्यक है, हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो एक बार इसको लिखिए और नोट करिए, समझ लीजिए इसको ध्यान से, क्योंकि यहां से भाषा से संबंधित एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। भाषा से संविधान से संबंधित एक प्रश्न यहां पर कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इसका हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गई हमारी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें पता होना बहुत जरूरी है। अब इसमें जो हिंदी का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वो कौन सा क्षेत्र है ये हमें भी पता होना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी बातें हमें और जानकारी होना जरूरी है। तो समझिए आगे ध्यान से। जो हिंदी है वो हिंदी किससे आई है, अपभ्रंश से। हमारी जो भाषा हिंदी है वो किससे आई है, अपभ्रंश से। कैसे कैसे आई, क्या इसका क्रम था, ये बातें भी हमें पता होना चाहिए। अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाओं को स्थान प्राप्त है, ये बातें भी हम आगे करेंगे। सबसे पहले ये बातें हमें पता होना बहुत जरूरी थी, ठीक है ना। अब उसमें हमें जो आगे आना है वो आना है अपभ्रंश में। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद माने हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद माने हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने
अपभ्रंश के 7 भेद किए हैं, 7 भेद किए हैं या 7 भेद माने हैं। अब देखिए जो हिंदी है, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? अपभ्रंश से। तो हमें अपभ्रंश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि जो हिंदी आई है वो अपभ्रंश से आई है, कैसे आई है, अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकलती हैं, कौन कौन सी भाषाओं का निर्माण हुआ है, अपभ्रंश में कौन कौन आते हैं। तो देखिए ध्यान से समझना, अपभ्रंश को हम जो बांटेंगे वो कितने भागों में बांट देंगे? 7 भागों में। अब वो 7 भाग कौन कौन से हैं ये भी ध्यान से समझना है। जो 7 भाग हम करेंगे इसके अपभ्रंश के, वो 7 भाग कौन कौन से हैं ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है सौरसैनी। अपभ्रंश के जो हम 7 भेद करेंगे वो 7 भेद कौन कौन से हैं ये समझना है। सौरसैनी, सबसे पहला हमने इसका भेद किया वो किया सौरसैनी। दूसरा है पैशाची, दूसरा है पैशाची। तीसरा जो भेद होता है वो होता है ब्राचड़। चौथा इसका जो भेद होता है वो होता है खस। सबसे पहला है सौरसैनी, दूसरा है पैशाची, तीसरा होता है ब्राचड़, चौथा होता है खस। अब 5वां भेद होता है महाराष्ट्री। 5वां भेद है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री। छठा जो भेद होता है वो होता है अर्धमागधी। अर्धमागधी। और इसका जो 7वां भेद होता है वो कौन सा भेद होगा? मागधी। 7वां जो भेद होगा वो कौन सा होगा? मागधी। इन 7 भागों में बांटा। ये 7 भेद किए हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने। अपभ्रंश के जो भेद किए हैं वो कितने भेद किए हैं? 7 भेद। अब हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि जो हिंदी है वो किससे आई है? अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से आई है? सौरसैनी अपभ्रंश से। अब सौरसैनी अपभ्रंश में किस किस को जगह दी गई है? सौरसैनी अपभ्रंश में किस किस को जगह दी गई है वो ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो सौरसैनी अपभ्रंश से जो निकलने वाली जो आधुनिक भाषाएं हैं वो कौन सी हैं समझिए। पश्चिमी हिंदी। सौरसैनी अपभ्रंश से निकलने वाली जो भाषाएं हैं वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। दूसरी होती है गुजराती। पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ये किससे आई है? सौरसैनी अपभ्रंश से। पैशाची से जो आई है वो है लहंदा और पंजाबी। पैशाची से कौन सी आई है? लहंदा, पंजाबी। लहंदा, पंजाबी। ये किससे आई है? पैशाची से। ब्राचड़ से जो आई है वो है सिंधी। किससे आई है? सिंधी। इसको ब्राचड़ नाम दिया था मार्कंडेय ने। ब्राचड़ से कौन सी आई है? सिंधी। खस कहते हैं पहाड़ी। खस कौन सी है? पहाड़ी हिंदी।
खस से कौन सी आई है? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी ये किससे आई है? खस से। महाराष्ट्री आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्री किससे है? मराठा। महाराष्ट्री से कौन सी है? मराठा। अब बाकी रह गई एक तो मागधी और एक अर्ध मागधी। अब जो अर्ध मागधी से है वो है पूर्वी हिंदी, और मागधी से कौन सी होगी? बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। अर्ध मागधी से कौन सी होगी? पूर्वी हिंदी। अर्ध मागधी से कौन सी होगी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। और जो मागधी से है वो कौन कौन सी है? जो मागधी से है वो कौन कौन सी होंगी? अब इसका भी ध्यान से समझना। मागधी से बंगला, उड़िया, असमिया। जो मागधी से आई है वो कौन कौन सी भाषा आई है? बंगला, बंगाली, उड़िया, असमिया और बिहारी। तो बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ये किससे आई हैं? मागधी से। ये किससे आई हैं? मागधी अपभ्रंश से। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि जो भोलानाथ तिवारी जी ने अपभ्रंश के 7 वेद माने वो कौन कौन से माने, लेकिन जो अधिकांशतः विद्वानों ने वेद माने हैं वो 5 वेद ही माने हैं। भोलानाथ तिवारी जी ने 7 वेद माने। अधिकांश जो भाषा वैज्ञानिक है वो खस और ब्राह्मण के नाम नहीं लिए, केवल 5 वेद माने हैं। उन्होंने कौन से नाम नहीं लिए? खस और ब्राह्मण नहीं लिए, बाकी के 5 वेद सभी विद्वानों ने माने। लेकिन भोलानाथ तिवारी जी ने अपभ्रंश के 7 वेद माने जाते हैं, 7 वेद माने हैं, ये बात भी हमें पता होना चाहिए। तो सौरसैनी अपभ्रंश से जो निर्माण हुआ है, मुख्य हमें जो ध्यान रखना है वो सौरसैनी का पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी का विशेष ध्यान रखना है। इसका हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद में हमें जो जानकारी होनी चाहिए वो पता होना चाहिए हमें कुछ भाषा और उनकी लिपि। जो हमारी लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी। तो अब इसके बाद में हमें लिपियों के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे लिखिए कुछ भाषाएं कुछ भाषाएं एवं उनकी लिपियां। कुछ भाषाएं एवं उनकी लिपियां। तो कुछ भाषाएं एवं उनकी लिपियां, कौन कौन सी भाषा है और उनकी लिपि क्या है, हमें यह पता होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं जैसे देवनागरी लिपि। सबसे पहले मैंने लिख दिया देवनागरी लिपि। कौन कौन सी लिपि है? जैसे सबसे पहला लिखा देवनागरी, जिसका जन्म हुआ है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के बाद में जो अगली लिपि है वो कौन सी होती है? रोमन। रोमन लिपि। अगली जो लिपि होती है वो होती है गुरुमुखी। और इसके बाद जो अगली लिपि है वो कौन सी है? फारसी। तो लिपि कौन सी हो गई? एक तो हो गई देवनागरी, एक हो गई रोमन, एक हो गई गुरुमुखी, एक फारसी और एक होती है रूसी लिपि।
तो लिपियों को हम कितने भागों में बांट देंगे? 5 भागों में। अब देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो आती हैं वो कौन कौन सी भाषा आती हैं, ये ध्यान से समझना। देवनागरी लिपि में आती हैं हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये तो किसकी है? देवनागरी की। ये किसके अंतर्गत आती हैं? देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और पोलिश ये आती है रोमन के। तो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और पोलिश ये आती हैं रोमन लिपि के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत आती हैं? रोमन लिपि के अंतर्गत आती हैं। अगली जो लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। और गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत कौन सी आती है? पंजाबी। गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत कौन सी आती है? पंजाबी। फारसी लिपि के अंतर्गत जो आती है वो कौन सी आती है? उर्दू और फारसी ये आती हैं फारसी लिपि के अंतर्गत। और रूसी लिपि के अंतर्गत आती है वो आती है बुल्गेरियन और रूसी। रूसी लिपि के अंतर्गत कौन सी आती है? बुल्गेरियन और रूसी। बुल्गेरियन बुल्गेरियन और रूसी ये रूसी लिपि के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं। जितनी भी भाषाएं वो सभी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। केवल फारसी लिपि जिसमें उर्दू भी भाषा लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो यहां पर जो विशेष रूप से ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है सभी भाषाएं बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। केवल उर्दू भाषा जो फारसी लिपि की है, केवल उर्दू भाषा, केवल उर्दू जो फारसी की है, केवल उर्दू भाषा
किधर लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। केवल उर्दू भाषा दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो जो फारसी लिपि है जिसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है वह किसकी ओर लिखी जाती है? केवल उर्दू भाषा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो हमें इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये हमें जो क्रम है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। ये सारी बातों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो आपको यहां इनके बारे में कहां से आया, कौन सी लिपि है, कौन सी लिपि की कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा किस शैली में लिखी जाती है, ये सारी बातें पता होना भी आवश्यक है। हिंदी अगर आप पढ़ रहे हो तो ये बातें भी बहुत ज्यादा जरूरी है।